हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस सेशन में पिछली बार की तरह मैं 5 बड़े ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा स्पॉटिंग एरर्स के और फिल इन द ब्लैंक्स के। एंड एज ऑलवेज द क्वेश्चंस आर completely new and very analytical. You can have a look at these sentences. This is all about my teaching profile and the classes that I take on Unacademy on a daily basis. Unacademy के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी, जिसमें मैं रोज़ 1 से 2 बजे नया प्रैक्टिस सेट डिस्कस करता हूँ। नए क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। उसमें उस क्लास को आप में से कोई भी एक्सेस कर सकता है। सिर्फ अनअकैडमी का ऐप आपको डाउनलोड करना है एंड यू नीड टू फॉलो माई प्रोफाइल। और जो पेड वाला प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का प्लस नाम का, उस पर मैं कंप्लीट चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस टॉपिक वाइज, सारे रूल, सारे कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद लाइव एग्जाम्पल्स। और हर क्लास में पैसेज कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। अगर आप में से किसी को वो क्लासेस करनी हो, अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना हो, तो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड फॉर गेटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस के लिए, रिकॉर्डिंग्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। बट इट वुड बी फार बेटर कि आप मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें, व्हाट्सएप पे मुझको बता दें, so that I can let you know the entire process, maximum discount अवेल करने का प्रोसेस क्या है पूरा। Now let's come to our practice set. This is small practice set of 5 questions. First question को देखते हैं। Thanks for the offer, but I will actually prefer to have coffee. First try to interpret the meaning, the context. उसके बाद अगर आपको कुछ ग्रामेटिकली अटपटा लगता है तो आप इधर उधर अपना दिमाग लगाएं। थैंक्स फॉर दी ऑफर मतलब आप सामने वाले को थैंक्स बोल रहे हैं, उसने कोई आपको ऑफर दिया होगा। पॉसिबली उसने आपको चाय का ऑफर दिया, ही ऑफर्ड या ही या शी ऑफर्ड यू टी। आपने कहा थैंक्स फॉर दी ऑफर, परंतु मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूंगा। तो यू आर एक्चुअली रिप्लाइंग टू एन ऑफर, यू आर रिस्पॉन्डिंग टू एन ऑफर। इस सेंटेंस में मिस्टेक टेंस की नहीं है, ना स्ट्रक्चर की है। मिस्टेक जो है वो गलत मोडल वर्ब की है। द एरर, आप में से कई लोगों ने शायद एरर निकाल भी ली होगी। द एरर इज इन पार्ट बी। गलत मोडल वर्ब है, विल नहीं आएगा, यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा वुड। ये 3 वर्ड्स हैं, लाइक, लव एंड प्रिफर। अगर लाइक, लव, प्रिफर का यूज हुआ है तो उससे पहले आप विल का यूज नहीं करेंगे, वुड का करेंगे। और कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, किस मौके पे ये स्ट्रक्चर यूज होगा, मतलब इंग्लिश बोलने में ये स्ट्रक्चर यूज होता है व्हेन यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समबडी। आपके घर मान लीजिए कोई मेहमान आया, आपने उससे बोला क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, would you like to have tea या would you like to take tea। तो फिर आप वहाँ will नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप would का यूज़ करेंगे। आपने like लगाया है, would you like to have tea। और जब वो पर्सन उस ऑफर का जवाब देगा, जवाब हो सकता है I would love to, I would like to, या I would prefer to have coffee, something else, जैसे कि सेंटेंस में आया है, तब भी उस ऑफर का जवाब देते टाइम भी would का यूज़ होगा, will का यूज़ नहीं होगा। एंड this particular concept is applicable to these 3 words, like, love and prefer। इनसे पहले would आएगा, will नहीं आएगा। So the error was in part B. Let's move on to the second question. पहले आप लोग एक बार सेंटेंस को पढ़ लें। The case was looked after last month, but no finding has come out with respect to the culprit. First try to interpret the meaning of the sentence. विद रिस्पेक्ट टू बिल्कुल सही है। विद रिस्पेक्ट टू एक तरह का प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब उसके संबंध में, कल्प्रिट के संबंध में, मतलब रिगार्डिंग द कल्प्रिट। तो इसमें कोई एरर नहीं है।
नो फाइंडिंग, यहाँ फाइंडिंग नाउन है, फाइंडिंग का यहाँ मतलब है रिजल्ट, और हैज़ भी इसी के लिए लग रहा है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। गलती ग्रामर की नहीं है, गलती वोकैबुलरी की है, गलत फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। अरे लुक आफ्टर का मीनिंग तो डिफरेंट होता है, एरर ए पार्ट में है। लुक आफ्टर का तो मतलब होता है किसी की देखभाल करना, जैसे कि द मदर वॉज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, तो वहां लुक आफ्टर सही है, टेक केयर ऑफ समबडी ये मतलब होता है। यहां होगा लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना। द केस वॉज लुक्ड इनटू लास्ट मंथ, मतलब द केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड लास्ट मंथ या एग्जामिन्ड लास्ट मंथ। तो एरर एज आई सेड इज ऑफ फ्रेजल वर्ब, या लुक इनटू होगा। बाकी जो सेंटेंस है इट इज परफेक्टली फाइन। केस की छानबीन पिछले महीने की गई थी, पर अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, कोई फाइंडिंग नहीं आई है कल्प्रिट के संबंध में, मतलब कल्प्रिट के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक कोई फाइंडिंग सामने नहीं आई है, इसके बावजूद कि लास्ट मंथ इन्वेस्टिगेशन किया गया था। फ्रेजल वर्ब तो आपको याद ही करने पड़ते हैं और बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही वर्ब से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। लुक इनटू एग्जामिन या इन्वेस्टिगेट करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक फॉर सर्च करना, आई एम लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, तो वह मतलब हो गया सर्च करना या सीक करना। इसके अलावा लुक डाउन ऑन समबडी, किसी को नीचे दिखाना, किसी को कमतर समझना। तो लुक से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, रन से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कीप से बन सकते हैं। सो यू विल हैव टू मेमोराइज दीज फ्रेजल वर्ब्स। The father. Now we are on to question number 3. The father did not like the child singing at all, did he? इस सेंटेंस में बात पास्ट की हो रही है कि द फादर डिड नॉट लाइक, उनको पसंद नहीं था कि बच्चा गाए बिल्कुल भी, और ये क्वेश्चन टैग आ गया, जो कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग आता है। अब डिड नॉट यहां लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग तो सही है डिड, और ही किसके लिए आ रहा है? फादर के लिए आ रहा है, ही फादर के लिए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। और डिड भी बिल्कुल सही है यहाँ पे, डिड ही, क्योंकि ये डिड नॉट लगा है पूरा। अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और किसी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल 10+2, सीपीओएसआई या सीडीएस का जो पेपर होता है वो हो, पीसीएस का हो स्टेट लेवल का, तो एग्जाम में इसमें गलती मान ली जाएगी, एरर मानी जाएगी, और वो एरर है इसमें, एरर पार्ट बी में है। चाइल्ड नहीं होगा, चाइल्ड्स होगा अपॉस्ट्रोफी के साथ। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको वजह बताता हूं। अपॉस्ट्रोफी होगा। मैं 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इनको आप ध्यान से देखना। They like my acting. And they like me acting. अब अगर मैं आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से बताऊं तो ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। दे लाइक माई एक्टिंग का मतलब उनको मेरी एक्टिंग पसंद है, उनको मेरा जो अभिनय है वो पसंद है, या वो मेरी एक्टिंग पसंद करते हैं। और दे लाइक मी एक्टिंग का मतलब उनको मेरा एक्टिंग करना पसंद है। वो क्या पसंद करते हैं कि मैं एक्टिंग करूं। फर्स्ट वाले में कह रहे हैं मेरी एक्टिंग पसंद है, मतलब मेरी जो एक्टिंग की परफॉर्मेंस है, मेरी जो स्किल है वो पसंद है। और यहाँ पे कह रहे हैं मेरा एक्टिंग करना पसंद है। तो सही दोनों है, दोनों की मीनिंग में फ़र्क है। और ग्रामर में क्या फ़र्क है, यहाँ आ रहा है पॉजेसिव केस, माय आ गया, आई से बनता है माय, पॉजेसिव केस होता है आई का, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है प्रोनाउन का, आई का। तो सही तो दोनों है, लेकिन
जैसा कि मैंने बोला, अगर आप एसएससी जैसा कोई एग्ज़ाम, सीडीएस जैसा या पीसी जैसे कोई एग्ज़ाम में इस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ सही मानेंगे पहले वाले को। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ फर्स्ट वाले को सही मानते थे, पॉजेसिव केस को। किससे पहले? जेरेंडियल फॉर्म से पहले। जैसे आप कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जेरेंडियल फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा है वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है लेकिन वो एक्चुअली नाउन की तरह काम कर रहा है, तो इससे पहले पॉजेसिव केस को सही मानते हैं एग्जाम में। और I need to mention this very clearly now. Let me choose the proper ink for this. इसको मुझे साफ साफ लिखना पड़ेगा, ये अपने आप में गलत तो नहीं है लेकिन इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गलत हो जाएगा। रॉन्ग इन एग्जाम्स, वैसे कोई गलती नहीं, मैंने आपको मीनिंग ही बता दिया है उसका। दिस वन, दिस वन पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा एग्जाम में गलत है। वैसे सही है लेकिन अपने आप में मीनिंग अलग है। स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ जैसे मी का क्या हो गया? माय, आई से बना माय, वैसे चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चाइल्ड्स, अपॉस्ट्रॉफी। पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे आप? उसका अपॉस्ट्रॉफी लगा के बनाएंगे। तो द फादर डिड नॉट लाइक द चाइल्ड सिंगिंग, अपॉस्ट्रॉफी एस, एट ऑल, बिल्कुल भी, डिड ही, क्वेश्चन टाइप बिल्कुल सही लगा हुआ है। और सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? ट्रांसलेशन, जो बच्चे के जो पिताजी थे, फादर थे, उनको बच्चे की सिंगिंग बिल्कुल भी, उनको बच्चे का गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना। और मैं नहीं था ना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन टैग है, कंफर्मेशन आ रहा है ना आगे, डिड ही, इसलिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट गो थ्रू द सेंटेंस। In all likelihood, he will revenge the murder of his brother in years to come. अब in all likelihood इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि in all likelihood एक पूरा फ्रेज है। इसका मतलब बहुत संभावना है इस बात की, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। किस बात की? कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा आने वाले सालों में। इस सेंटेंस में जो एरर है, ये नो एरर का केस नहीं है, इसमें एरर है और वो ये कि रिवेंज नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? अवेंज होगा। अब इस बात का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको मेरे इसी चैनल के दूसरे वीडियो पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने अवेंज और रिवेंज के बारे में पूरी बात की है। 3-4 पॉइंट डिस्कस किए हैं अवेंज रिवेंज के, सिर्फ 10-12 मिनट का वीडियो है, आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी रिसेंट वीडियो। इनमें दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आई हैव डिस्कस ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल। जब आप रिवेंज को एज अ वर्ब यूज करते हैं, या रिवेंज नाउन तो है नहीं, बदला में इसका मीनिंग या बदला तो है नहीं, इसका मीनिंग है बदला लेना। जब रिवेंज नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसके बाद वो नहीं आ सकता, वो चीज, वो बात जिसका बदला लेना है। वो व्यक्ति तो आ सकते हैं, जैसे कि ही विल रिवेंज हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के, ही विल रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज ब्रदर्स मर्डरर्स, वो तो हो सकता है। लेकिन यहां जब फौरन बात ये लगाना है कि किस चीज का बदला लिया, मर्डर का बदला लिया या लेगा, तब आप रिवेंज नहीं यूज कर पाएंगे, तब आपको अवेंज यूज करना पड़ेगा। और इसका जैसे कि मैंने बोला, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मेरे उस वीडियो में मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू द डिफरेंट वीडियोज ऑन दिस चैनल, आपको इजिली मिल जाएगा। पिछले 1 महीने के अंदर ही मैंने डिस्कस किया है। Now let's move on to the last question. The employees launched a protest against the chairman. The employees launched a protest against the chairman. He had always made life easy for them in the office. अब अगर आप दोनों हिस्सों को पढ़ें, दोनों मतलब अलग अलग सेंटेंसेस हैं, आपस में कनेक्टेड हैं और इन्हीं से किसी से कनेक्ट करेंगे हम इनको। The employees launched a protest against the chairman. एम्प्लॉयज ने एक विरोध प्रदर्शन किया चेयरमैन के खिलाफ, ठीक है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उसने उनके लिए लाइफ आसान बनाई थी, और यहाँ पे हेड लगा है, यानी कि पास्ट के पहले का पास्ट है, पास्ट के पहले का पास्ट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। तो मतलब उसने उनके लिए लाइफ आसान बनाई थी, उसके बावजूद उन्होंने ये प्रोटेस्ट किए। अच्छा, अब यहां पे आप येट तो लगा नहीं सकते, येट तो बाद वाली घटना के लिए आता।
अगर कुछ ऐसे होता, मान ली सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर ऐसे होता कि द चेयरमैन हैड ऑलवेज मेड, इसको ध्यान से सुनना, द चेयरमैन हैड ऑलवेज मेड लाइफ इजी फॉर द एम्प्लॉइज इन द ऑफिस, येट दे लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम। तो येट तो तब आता जब आप अर्लियर एक्शन के बारे में बता चुके होते, तो यहां तो येट आएगा नहीं। अब यहाँ ऑल दो या बट का कोई मतलब ही नहीं बनता, बट तो परंतु कंजंक्शन होता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है, ये तो सेंटेंस के एंड में आ रहा है, फुल स्टॉप यहाँ बीच में वैसे भी आ गया था, तो बट भी अपने आप में गलत हो गया। अब बचते हैं ऑल दो या दो। ऑल दो या दो दोनों का हिंदी में मीनिंग सेम होता है हालांकि, तो उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों आ जाएंगे, लेकिन दोनों की ग्रामर में थोड़ा सा फर्क है। कंजंक्शन दोनों हो सकते हैं, बोथ ऑफ देम कैन ज्वाइन टू स्टेटमेंट्स और टू क्लॉजेस, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, एडवर्ब है ये। और ये एडवर्ब में कैसे इतना कन्विंसिंगली बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो फुल स्टॉप आ गया था ना बीच में, तो कंडीशन की तो बात ही नहीं आई, तो यहाँ पे दो आएगा। दो का यूज आप एज एन एडवर्ब कर सकते हैं, ऑल दो का यूज आप नहीं कर सकते हैं। और मैं फिर एक बात बोलूंगा, इसी चैनल पे थोड़ा पुराना वीडियो है, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ हार्डली 9 to 10 मिनट्स, जिसमें मैंने ऑल दो या दो को पूरा डिस्क्राइब किया है। ऑल दो या दो का जो पूरा डिफरेंस होता है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल, पूरी एक्सरसाइज भी डिस्कस की है उसके ऊपर मैंने। तो यहाँ दो होगा, यहाँ ऑल दो नहीं होगा। और अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि फिर ऑल दो कैसे आता, तो ऑल दो ऐसे आता, ऑल दो द चेयरमैन, तब ऑल दो तो दोनों आ जाते एज अ कंजंक्शन। ऑल दो या दो, द चेयरमैन हैड ऑलवेज मेड लाइफ इजी फॉर द एम्प्लॉइज इन द ऑफिस, कॉमा या येट दे लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम या हर, तब होता वो। सो दीज वर 5 एनालिटिकल क्वेश्चंस। अगले प्रैक्टिस सेट में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस की खास बात ये रहती है कि बिल्कुल ही नए होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस मैं कहीं से कॉपी पेस्टेड कंटेंट ले आता हूँ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दीज क्वेश्चंस रियली टेस्ट योर नॉलेज, योर स्किल एंड योर कॉमन सेंस एट द सेम टाइम। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, और डेली बेसिस पे तो मैं 1 बजे क्लास लेता ही हूँ, यू शुड कीप अ नोट ऑफ दैट। और किसी को चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़नी हो तो यू शुड ज्वाइन द प्लस, यू कैन ज्वाइन द प्लस कोर्स। बाकी तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आपको इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट पूछना हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस, and subscribe to the channel if you haven't done it yet. Thank you.